अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी टॉक शो। गवर्नमेंट के मामलात, अपोजिशन, खैबर पख्तूनख्वा, उसके मामलात, गवर्नमेंट के साथ एक बयानबाजी का सिलसिला, फिर दूसरी तरफ मियाँ शहबाज शरीफ हालिया दौरा उनका सऊदी अरब का, उसके बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश। एक तरफ गंदम के मसाइल और इस हद तक बढ़ते हुए गंदम के मसाइल कि अब गवर्नमेंट को गंदम खरीदना पड़ रही है, किसान एहतजाज कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियों का सिलसिला भी हुआ, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं। ये मामला जा कहाँ रहा है? गंदम के इतने बड़े स्कैंडल को किस तरह से मिसहैंडल किया गया, किस तरह से इसकी ख़रीदारी में इतने मामलात हुए। फिर हमारे यहाँ जो मामलात आज से पहले की गवर्नमेंट के साथ जुड़े होते हैं, कमोबेश वही मामलात प्रेसिडेंट या हालिया गवर्नमेंट के साथ जुड़े होते हैं। तमाम सियासी हलके अब शायद ये बात समझ रहे हैं कि मुज़ाकरात इस सियासी इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है, जो इस मुल्क में अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। सियासी इस्तेहकाम से मईशत भी जुड़ी है, सियासी इस्तेहकाम से बैनुल-अक़वामी राब्ते भी जुड़े हैं। बैनुल-अक़वामी राब्तों से मुराद आपके अमरीका के साथ ताल्लुकात, आपके अपने पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात, फिर इस खित्ते की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, उसके डायनामिक्स, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, रशिया के साथ एक नया दौर शुरू करना है, चाइना है, सी पैक है, फिर बड़ी जंगों का सिलसिला जारी है। एक तरफ गज़ा पे बमबारी और उसकी सूरत हाल, इसराइल की बर्बरियत, दूसरी तरफ कश्मीर के मामलात, एक तरफ अमेरिका में आने वाले इलेक्शन। पाकिस्तान इन सारी सूरत हाल से किस तरह से निबर्द आज़मा हो सकता है, और दूसरा गवर्नमेंट को जो बड़े बड़े चैलेंजेस हैं वो कैसे गवर्नमेंट उससे निकल कर उन चैलेंजेस की अमलदारी की तरफ जाएगी। बिजली भी महंगी, गैस भी महंगी, IMF का प्रेशर अपनी जगह पर है। ये जो मुज़ाकरात वाली बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी तमाम उन पार्टीज़ के लिए। PTI ने भी ऐलान कर दिया है नामों का, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होने जा रहा है, गवर्नमेंट कैसे करेगी, फिर इस पूरे सियासी मंजरनामे को किस तरह से देखा जाए। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबरा और बहुत सीनियर सियासतदान एजाज़ुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। एजाज साहब, अजीब सिचुएशन, हम समझते थे कि इलेक्शन हल है मसाइल का, इलेक्शन के बाद नए मसाइल जन्म देना शुरू हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो वाज़ेह मैंडेट किसी को नहीं मिला, पहली बात ये थी। दूसरा ये कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होगी फॉरेन इलेक्शंस के बाद। फिर आपने देखा कि एक पार्टी थी जिसके पास अपना पार्टी कोई नहीं थी, उनको फिर स्पेशल सीट्स भी नहीं मिली। तो ये इस किस्म का मामला माजी में देखने को नहीं आए जो इस दफ़ा देखने को मिले। तो इन तमाम मामलात में इजलास ख़त्म होने से पहले जो प्रयोग हुआ है उससे एक हफ्ता पहले से कुछ थोड़ा बहुत मामलात ठंडे हुए थे, और कुछ मुफ्ती से जो है उसके ज़रिए स्पीकर ने उनको थोड़ा सा माइल किया था कि वो कंसंट्रेट करें पार्लियामेंट के अंदर, और चेयरमैनशिप और वगैरह मामला जो है उनको तय किया जाए। तो इसको एक स्टेप आगे ले जाने की जरूरत है। पाकिस्तान में जितना आपने जिक्र किया हालात का, इन हालात की बेहतरी जब तक नहीं हो सकती, जब तक ना हो, जब तक आपस में एक अंडरस्टैंडिंग ना हो, और तमाम स्टेक होल्डर्स जो है जब एक पेज पे ना हो। एक पेज का मेरा ये मतलब नहीं कि हर मामले में एक मिनिमम एजेंडा फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी को लेकर मेरा ख्याल है कि सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। और ये जो PTA वाले कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये सारी एक किस्म की ना करने वाली बात है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट फरीक नहीं है, उसको डायरेक्ट फरीक बनाना भी नहीं चाहिए। अगर आप कह रहे हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे तो आपका मतलब है कि आपकी लड़ाई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप बात करेंगे हुकूमत के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, और उसके लिए आपको चाहिए कि मुज़ाकरात करें। और फिर अगर आप हुकूमत से बात करेंगे तो इसके अंदर जो है कि एस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ किरदार होना चाहिए। तो जिस तरह APS के बाद मुज़ाकरात हुए थे, उस तरह से आपको चाहिए कि आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करें, और उसके अंदर फिर तमाम स्टेक होल्डर्स जो है वो एक पेज में बैठ कर पूरी मसले बाहर निकालें। देखें, इस वक्त जो हालात सामने नजर आ रहे हैं एक टोटल मिसमैनेजमेंट के, और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया ये दक्कन के बुरहान का, इस पे मैं समझता हूँ एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए।
क्योंकि बहुत सी करप्शन भी सामने आई है, बहुत सी मिसमैनेजमेंट भी सामने आई है, और जो अबूरी हुकूमत जिसका काम नहीं था उसने भी वो काम किए, और जो सामने आई है बातें उसकी की है, उसमें से भी करप्शन बहुत बड़ी नुमाया तौर पर सामने आई है। कोई कह रहा है कि 84 बिलियन की, कोई 85 बिलियन की करप्शन हुई है। क्यों जो है वो गंदम बाहर से इम्पोर्ट की गई, जब यहाँ पर वाफर स्टॉक्स हमारे पास पड़े हुए थे और हमें पता था कि आने वाले दिनों में हमारी बम्पर क्रॉप होगी। फिर इतनी बम्पर क्रॉप है और उसको रखने की कोई जगह नहीं। अब एक तो पास्को का एक एजाज अलग साहब, स्कैंडल एक तो सामने आ चुका रखने है। की जगह नहीं, दूसरा उसको खरीदने के लिए भी गवर्नमेंट तैयार नहीं थी। अब जाके ये मामला थोड़े से बेहतर हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये मामला समझा। अच्छा, पहले सर आपने जो जिक्र किया एजाज साहब कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, इस्टेब्लिशमेंट से बात करने वाली बातें भी गलत है। क्यों, अगर हम सियासी समझते हैं कि ये लोग भी खुद अपने आप को सियासी समझते हैं, तो ये शोशा छोड़ा ही क्यों गया कि जी हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से करेंगे? इसका तो खुद बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्यों करना है? नहीं, आज तक माजी में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। इनडायरेक्टली तो मीटिंग होती होगी जो कि नुमाया नहीं हुई, जैसे कि जनरल पटेल मुशर्रफ वो एक सदर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, जनरल जवाहर सदर भी थे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब आपकी डेमोक्रेसी जमहूरियत सो कॉल्ड जमहूरियत चल रही हो, अगर इसको जमहूरियत आप कहते हैं, तो फिर आप क्यों एस्टेब्लिशमेंट को फरीद बना रहे हैं? या तो ऐसा हो ना कि हुकूमत ना हो और एस्टेब्लिशमेंट हो, या फिर फौजी हुकूमत हो, तो आप अपने साथ डायरेक्ट गुफ्तगू करें। अगर आप उनसे डायरेक्ट गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो झगड़ा है, मारगड़ाई है, वो आपकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, हुकूमत के साथ है। मेरी अपने नजदीक ये है कि जब भी माजी के अंदर जमहूरी हुकूमतें होते हुए मुज़ाकरात हुए, चाहे वो जनरल रईसी ने किए हों या किसी और ने किए हों, धरने के दौरान जो 126 दिन का धरना था, वो भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर उन्होंने बातचीत की। कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसके ये उसमें मैंडेट में नहीं आता कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो हुकूमत से हट कर किसी के साथ मुज़ाकरात। एजाज साहब, एक बड़ी अजीब बात है हमारे यहाँ, जब खुद हम ये सुनते भी हैं कि सियासी हलकों से भी बड़ी सीनियर लीडरशिप कि नहीं जी हमारी इस्टेब्लिशमेंट खुद इसमें कोई किरदार नहीं अदा कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, फिर हम उन्हें खुद सियासी हल्के घसीटते हैं हर चीज़ में। ये भी ज़्यादती है। फिर हम बार बार कहते हैं जी वो यूँ कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, करते मेरा ख्याल है सियासी हलकों की और यहाँ हमारी जो इस वक्त डेमोक्रेसी है उस पर खुद इतने सवालात खड़े हो गए। डेमोक्रेसी को चलाने वाले खुद अपने मामला नहीं हल कर पा रहे। यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसलिए सबको मेजोरिटी दिखानी पड़े। आगे अगर चलना है तो यू विल हैव टू टेक वन स्टेप बैकवर्ड्स टू मूव फॉरवर्ड। अगर आप इसी तरह मुआजरा ही रखेंगे और आप इसी तरह से कन्फ्रंटेशन का माहौल रखेंगे तो ना मईशत ठीक होगी, ना मुल्क के अंदर हमारे सिक्योरिटी के मामला ठीक होंगे, और ना ही इंटरनेशनली हम उस स्टेज पर आ सकेंगे। जब अनसर्टेनिटी होगी तो बाहर से भी आपसे कोई बात करने को तैयार नहीं होगा, आपके डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए तैयार नहीं होगी। तो इसलिए मौजूदा सूरत हाल में एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की जरूरत है जिससे कि हम आगे की तरफ बढ़ सकें। एजाज साहब, दुनिया आने वाले अब बैनुल अक़वामी इलेक्शंस को देख रही है, अमेरिका के इलेक्शन पे नजरें हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात को देख रही है, हमारे पड़ोसी ही इन सारी चीज़ों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। हम अपने मामला से नहीं निकल रहे। हमें लगता था इलेक्शन सब चीज़ों का हल है, अब अभी हम वहीं फंसे हैं। लेकिन सर एक चीज़, अगर हम इन सारी जमातों को देखें, आपका मुस्लिम लीग नून से बड़ी पुरानी देरीदा ताल्लुकात भी हैं, अभी हालिया भी मामला आप देख रहे हैं, क्या मुस्लिम लीग नून या जो एलाय गवर्नमेंट है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, ये खुद इनकी अपनी मेंटेलिटी या माइंडसेट है बातचीत करके रास्ता निकालने का? देखिए, बातचीत का करते हैं जब दोनों तरफ से एक तरफ से तो नहीं होती, फिर जिद आ जाती है। अंदर इस वक्त मेरा ख्याल है PMLN की जो हालात है वो 100% सही नहीं है। अंदर से उधर भी दो ग्रुपिंग है, कुछ जो बड़ा तासुर आ रहा है, क्योंकि मैं तो प्रीवी नहीं हूँ इन चीज़ों का, जो वही लोग बता सकें जो अंदर बैठे हुए हैं। और जिस किस्म के बयानात उनके आ रहे हैं, इस पर लग रहा है कि उनके बयानात सामने आ रहे हैं, जो चंद एक ऐसी शख्सियात हैं जो आजकल बहुत नुमाया है अपने टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है, लेकिन अभी वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि
एक पार्टी के उसमें नहीं आती है, सबने मिल जाती कोई एक शख्सियत के हामी है, कोई दूसरी शख्सियत का हामी है, तो ये उनका अपने मामला के अंदरूनी मामला के पे तबसरा करना चाहता है, ये वो खुद ही इसको तब्दील करेंगे। अब आगे मुस्लिम लीग की सदारत है, वो भी तब्दील होने को जा रही है, सुना शहबाज शरीफ साहब से वो जा रही है नवाज शरीफ साहब के पास, तो उसके बाद क्या हालात बनेंगे, कैसे वो सेट करेंगे, क्या राना सनाउल्लाह जो कि सियासी ग्रुप के वजीर बनाए गए, अभी एडवाइजर बनाए गए, क्या जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसको आगे लेकर बढ़ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात का हामी हूं। तो ये चीजें अभी देखने की है कि ये किस तरह से बेहतरी की तरफ हम जा सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा एक अलग डगर पे चल रहा है एजाज साहब, और बयानात आप सुन ही रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के, फिर तसादुम की सिचुएशन, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा, इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह, इस तरह नहीं हुआ तो इस तरह। अभी रिसेंटली उनका वो जो गैर ममनुआ अल्कोहलिक मामलात हैं उस पर एक केस भी है, कल तक के लिए अभी समाअत मुलतवी है, लेकिन वो मामला भी चल रहा है, दीगर मामलात भी हैं, 9 मई के भी मामलात हैं इनके साथ जुड़े। ये जो इस वक्त रवैया है खैबर पख्तूनख्वा का, कब तक फेडरल के साथ ऐसे चल सकते हैं? हुकूमत गिराने की बात, हुकूमत आई नहीं, हुकूमत गिराने की बात शुरू हो गई। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई ने माजी के अंदर बहुत जल्दबाजी की और बहुत सी ऐसी कदम उठाए जो अगर ना उठाते तो आशा की हुकूमत दोबारा आई होती। मैं बात कर रहा हूँ कि माजी में जब रिजीम चेंज हुआ तो उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, या अली अमीन गंडापुर ने अगर मुआवजा करनी है, लड़ाई लड़नी है चीफ मिनिस्टर ने, और मेरे जानने वाले हैं, दोस्त हैं, मैं वेल विशर हूँ इनका कि चलो इनको मैंडेट मिला है तो ये वहाँ के लोगों की खिदमत करें, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। सारे मामला यहाँ से तय होंगे, और अली अमीन गंडापुर मीटिंग भी अटेंड कर गए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी करती है, और दीगर भी मैं समझता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी आई है। लेकिन फिर कहीं से होकर आते हैं, जिसको कहते हैं, फिर महाजराई की गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। इस वक्त मुल्क मुकम्मल नहीं है, महाजराई का ये गलत फहमी है लोगों की, लोग लाखों की तादाद में सड़कों पर निकल आए कि हाँ अगर महंगाई बेरोजगारी खत्म कि यही हालात रहे, और जिस तरह किसान इस वक्त सड़कों पर है, मजीद लोग भी परेशान हुए, अभी लोग परेशान हैं, तो इस तमाम मामले में आपने ये देखना है कि ये ना हो कि जो छोटा छोटा पीस केक का सबको मिला हुआ है कि वो फिर वो खा ही ना सके उसको, यानी वो किसी और के हवाले हो जाए। तो जब जमहूरियत नहीं चलेगी तो फिर लाज़मी बात है वो सिस्टम भी नहीं होगा, वो मामला भी नहीं होंगे, तो उसका नुकसान सिर्फ एक जमात को नहीं होगा, सबको। IMF कैसे देख रहे हैं एजाज साहब? एक बार फिर इसके गर्दाब में बिजली महंगी, गैस महंगी, टैक्सेस लग रहे हैं। IMF मुख्तलिफ चीज़ों पर, जाहिर है उनकी शराइत अब सख्त होंगी, हम हर बार उनकी तरफ देखते हैं, फिर उससे मामला नहीं हल होगा तो पूरी दुनिया में हमें कहीं और मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। IMF को कैसे देख रहे हैं? ये जो आने वाला ये ट्रांश है, ये कर्ज की जो किस्त है जो हमें मिल रही है, और आने वाले बजट पे कैसे असरअंदाज होगी? देखिए, अगर हम अपने पैर पर पत्थर नहीं मानेंगे, अगर हम अपने मामला को ठीक नहीं करेंगे, अपनी गवर्नेंस को बेहतर नहीं करेंगे, अपने उन अदारों को, अपने उन इंस्टीट्यूशंस को जो कि एक वैक्यूम की तरह आपको निचोड़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लें PIA हो गया, स्टील मिल हो गया, इनको आप प्राइवेटाइज नहीं करेंगे सही साफ और शफाफ तरीके से, उस तरीके से नहीं जिस तरह माजी में होने लगा था कि सस्ते दामों उसको बेच दिया जाए और मतलब जमीन लेकर और उस पर हाउसिंग सोसाइटीज बना दी जाए। तो अगर आप सही तरीके से करेंगे तो फिर मामला जो है वो आपके आगे चलेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको मुश्किलात। IMF ने तो आप पे प्रेशर डालेंगे, तो IMF प्रेशर देगा, उससे आपसे कर्जा वापस भी लेना है, तो लाजिमी बात है हमारे टैक्स का निजाम सही नहीं है, ब्रॉड बेस नहीं है, टैक्स कलेक्शन है 25 हमारी आबादी है 225 मिलियन से ज्यादा, 250 मिलियन है प्रॉब्लम, और टैक्स दे रहे हैं 1 मिलियन लोग से 1.5 मिलियन प्रॉब्लम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही बात है। ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल में नहीं है, तो इस तरह तो मामला नहीं चलते। आपको अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना होगा। IMF पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते 2 ये पहले। एजाज साहब, प्रेसिडेंट हाउस कैसे देख रहे हैं रोल ऑफ प्रेसिडेंट हाउस और प्रेसिडेंट का इस सारी सिचुएशन में जो इस वक्त मौजूदा सिचुएशन है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सदर, क्योंकि वो चेयरमैन है एक पॉलिटिकल पार्टी की जिसका एक बहुत बड़ा किरदार है सूबा सिंध के अंदर, और
साथ साथ मरकज के अंदर भी। तो उनका एक मतलब फर्क किरदार होगा कि वो वहाँ बैठकर अपनी पार्टी को भी चला रहे हैं और मतलब एक सदर भी है मुल्क के, इम्पार्शियल भी है, होना चाहिए जो कि होना चाहिए उनको, और पॉलिटिकली एक पार्टी को भी चला रहे हैं। तो इसलिए इनका एक किरदार बड़ा नुमाया होगा पीपल्स पार्टी का। इस वक्त ऐसे लूज कोलिशन गवर्नमेंट जो है, इस वक्त तो छोटी छोटी जमातें जो उनके साथ जुड़ी हुई है, MKM फॉर एग्जांपल होगी, उसका भी बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि एक भी अगर बड़ी पार्टी स्लिप हो गई तो हुकूमत जो है वो दलाल से गिर जाएगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी, इससे पहले जब इलेक्शन कैंपेन थी तो उनका रवैया बिल्कुल अलग था, अब बड़ी खामोशी है, मुख्तलिफ मामलात भी उठ रहे हैं, कच्चे के डाकुओं के मामलात भी उठ रहे हैं, गंदम के भी उठ रहे हैं, गुर्बत के भी, सिंध में गवर्नेंस के भी, फिर उसके बाद मुख्तलिफ कोऑर्डिनेशन के इशूज़ हैं वज़ीर आज़म के दीगर वज़रा के साथ, उसके बावजूद उनका किरदार बड़ा खामोश है, क्यों आपकी नज़र में क्यों? देखिए, अब वो एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर है, उनकी कोशिश ये होगी कि भाई हम इसको कुछ अरसे के लिए चलाएं। पहले सुना 2.5 साल की बात हो रही थी, अब वो नहीं हुई, मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए। तो पीपल्स पार्टी भी वेट करेगी, देखेगी जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके पास हुकूमत है उनका एक बड़ा मैच्योर किरदार होना चाहिए, उनको बड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए, अपने साथियों को साथ लेकर चलना चाहिए, और उसके लिए उनको अपनी गवर्नेंस बेहतर करनी पड़ेगी, ताकि बाहर से जो तनकीद हो रही है, जो बेचैनी है, वो असरअंदाज ना हो उनकी हुकूमत के ऊपर, वरना फिर इस मामले को चलाना बड़ा मुश्किल। सर, शहबाज साहब, शहबाज शरीफ जब पंजाब में काम कर रहे थे तो शहबाज स्पीड थे, हमने 16 माह की हुकूमत देखी तो वो बड़ी स्लो स्पीड हो गई, और अभी भी देख रहे हैं को ख़ास स्पीड नज़र नहीं आ रही, क्या वजह है? पंजाब चलाना अलग था, फेडरल चलाना अलग है, या चल नहीं पा रहा कोalition गवर्नमेंट की वजह से कुछ मामला? नहीं, शहबाज शरीफ साहब का एक अच्छा रोल रहा है पंजाब के अंदर, लेकिन उस वक्त हालात और थे। हालात ये थे कि उनके भाई वज़ीर आज़म थे, 2/3 मेजॉरिटी थी वहाँ, वो डांट डपट करके मामला चला रहे थे, और वो है मतलब इज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब उनके लिए बड़ा मुश्किलात इसलिए है कि देखिए, सिंध में और हुकूमत है, पंजाब में और उनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन और हुकूमत है, उनकी वो कोऑर्डिनेशन नहीं है जो जो कि लोग समझते हैं। KPK में और हुकूमत है, बलूचिस्तान में हुकूमत ही नहीं है, किसी की भी हुकूमत नहीं है, सबकी हुकूमत है। तो इन मामलात में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपके ऊपर एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा बर्डन है, CPEC जो है वो बैक बर्नर पे गया हुआ, उसको आपने आगे लेकर आना है। IMF के मुज़ाकरात चल रहे हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, और 16 माह के अंदर भी जो है उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन उससे उनकी साख जो है, पॉलिटिकल साख को बहुत नुकसान पहुंचा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस होती है बिल्कुल नहीं थी। अब लोग मौजूदा सूरत में देखना चाह रहे हैं कि भाई वो 16 माह जिसमें बर्बादी आई, मुश्किलात आई, गुर्बत आई, महंगाई आई, उससे ये कैसे फर्क होगा। लेकिन अब तो मतलब बैठते ही हुकूमत के अंदर गंदम का बुरान इतना बड़ा आ गया, IMF के साथ मुज़ाकरात आ गए, तो कुछ ऐसी पेशरफ्त नहीं हुई जिससे हम कह सकें कि हाँ जी हम कोई बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, डिप्लोमेटिकली एक अच्छा किरदार उनका रहा है। सऊदी अरेबिया ने कुछ हामी भरी है अभी कि हम कुछ इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, IMF ने कुछ हामी भरी है। ये चीजें अगर कल्मिनेट होंगी और इसको सही तरीके से चलाया जाए, देखिए मैं ये जो बात करना चाहता हूँ ना, आपको ये आखिर बताऊँ कि हमें अपने मामला ठीक करने होंगे। अब रिकॉर्डिंग का एग्जाम्पल ले लें, आप औने पौने उसको दे रहे हैं, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट दी, अगर वो हम कर लेते तो आप पता नहीं 100 बिलियन के उसके अंदर से मामला निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम किसी और के हवाले कर रहे हैं। ये हमारे असासे हैं जो कि हम अगर औने पौने किसी को देंगे तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो मिनरल्स है KPK में और बलूचिस्तान में, मैं समझता हूँ कि अगर उसी को हम सही तरीके से चला लें और उसी के लिए हम सही इन्वेस्टर्स ले आए और अपने इन्वेस्टर्स को ये हौसला अफजाई करें, कोई टैक्स रिबेट उन पे दें, तो पाकिस्तान के सारे कर्जे यही हमारे मिनरल्स जो है यही उतार सकते। सर, जिन मसाइल का आप जिक्र कर रहे हैं जहाँ साहब, हमें इन मसाइल की ज़रूरत है या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की? देखिए, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का तो आइन के अंदर कोई होता नहीं है ना। ये तो ऐसी है जैसे परवेज इलाही साहब को
मतलब एक ओहदा देने के लिए उन्होंने, ये तो वो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज ही पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में, लेकिन उन्हें कहा जाता था ये नायब वजीर आजम भी है या ऐसा कोई, उनको भी ओहदा दिया गया था। ये जब तक आइन के अंदर तरमीम नहीं होगी, इस ओहदे का कोई वो नहीं है। हाँ, इसहाक डार साहब को क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब और माजी के अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो हर काम जो है इसहाक डार शरीफ के जरिए किया जाता था। या तो उनको कुछ बाइफरकेशन हो, वो बहुत मुश्किल है कि आइन के अंदर इख्तियार तो प्राइम मिनिस्टर के, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कोई इख्तियार नहीं, ना आइन के अंदर ये होता है। तो इसको वैसे ही उन्होंने एक यानी उनको ये कहा जाता है ना कि भाई ऑनर करने के लिए ये ओहदा दिया है। इसका मतलब कि मियां नवाज शरीफ ज़ाहिर है थोड़ी सी अपनी से भी चाह रहे होंगे और वो यकीनन देख रहे होंगे कि फेडरल में मियां नवाज शरीफ का क्या किरदार होना चाहिए, क्योंकि पंजाब की हद तक तो नज़र आ रहा है कि मरीम नवाज साहिबा के पीछे मियां साहब चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके। सदारत का मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कैसे देख रहे हैं इसको इजाज़त? बहुत ज़रूरी है मियां नवाज शरीफ का सदारत संभालना इस टाइम, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी थोड़ी इंतशार का शिकार है या धड़ेबंदी का शिकार है। अब देखिए, जब वजीर आजम और सदर अलग अलग होंगे तो लाजमी बात है फिर ग्रुपिंग मजीद बढ़ेगी। मतलब ये मेरा अपना पॉलिटिकल एनालिसिस आप कह लें, और मजीद इनको फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मियां नवाज शरीफ साहब अब मुझे जो लग रहा है वो ये कि वो असर्ट करेंगे अपने आप। वो एक पैगाम देना चाहते हैं इससे कि वो यहाँ आए थे वजीर आजम बनने के लिए, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया या नहीं मिला, क्या ले दिया नहीं गया, मिला नहीं। तो मैं समझता हूँ कि वो खुश नहीं होंगे तमाम मामला से। तो अब देखते हैं कि आगे क्या मामला आते हैं, वो किस तरह से चलेंगे, क्योंकि पार्टी के तो सरबराह वही हैं और वोट बैंक भी उन्हीं का था, शहबाज शरीफ साहब का तो नहीं था। तो अगर वो मिलकर चलेंगे तो बेहतरी आएगी। अगर कहीं खुदा ना खास्ता बीच में कोई दरार पड़ गई, जो कि लोग इसकी गुफ्तगू कर रहे हैं और मतलब एक अफवाह कह लें इसको, तो इसको इनको चाहिए कि इसको अफवाह को ख़त्म करें और ये जो धुआं उठना शुरू हुआ है उसको यहीं बुझा दें। मौलाना फजल रहमान साहब को कब तक अपोजिशन में देख रहे हैं एजाज साहब? कितना लंबा और सख्त जुमलों के साथ अपोजिशन कर पाएंगे मौलाना साहब? देखिए, ये तो अभी उनका एक गुस्सा तो है, हर एक का गुस्सा होता है इलेक्शंस के बाद। अभी वो अपनी भड़ास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कोई मुझे पता नहीं कि वो पीटीआई के साथ मिलकर मुहिम चलाएंगे, चिकसी साहब और मेंगल के साथ मिलेंगे पीटीआई के साथ, जिस तरह वो एक कोलिशन बना रहे हैं। क्या उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का भी कोई किरदार होगा? ऑपोजिशन कितनी मजबूत बनती है और कौन कौन उसके साथ चलता है? इससे पीटीआई को फायदा होगा कि पीटीआई को नुकसान होगा? ये चीजें ऑपोजिशन की सोच रही है, इस पर आप तबसरा कर सकते हैं लेकिन कुछ कह नहीं सकते। इजाज साहब, अगर मैं आपसे पूछूं बड़ी कैटेगोरिकली, कोई बैकडोर बानी पीटीआई के राब्ते चल रहे हैं? ठीक है, मैं बानी पीटीआई की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन बैकडोर राब्ते कभी बंद नहीं। मैं नहीं कहता कि बानी पीटीआई के जरिए चल रहे हैं, लेकिन उनके ऐसे कोलीग्स हैं या उनके ऐसे साथी हैं जिनके बिल्कुल 100% राब्ते हैं। 100% राब्ते हैं बैकडोर पे? बैकडोर कह लें, फ्रंट डोर कह लें, विंडो कह लें या रोशनदान कह लें, राब्ते हैं। अच्छा, एक चीज़ एजाज साहब बिल्कुल लास्ट में, बस कि जो फेसेस हैं इस वक्त पीटीआई के सामने, मैं मरवत साहब की भी बात कर लूँ या गौर साहब, उनके अपने क्लासेस बहुत, क्या ये फेसेस वो मामलात जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस का शिकार है उसको हल करने की अहलियत रखते हैं आपकी नज़र में? देखिए, पीटीआई इस वक्त तो 8-10 लोग हैं जो कि नुमाइंदा हैं उनके। बाकी जो जीत कर आए हैं वो तो इमरान खान के उस पर जीत कर आए ना, नाम पे। उनके तो हल्कों में भी उनको कोई नहीं जानता, यानी और ना ही उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि वो यहाँ पे कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर सकेंगे, ना ही उनका कोई एक केमिस्ट्री है बानी पीटीआई के साथ। मतलब वो जानते ही नहीं कि कौन कौन अंदर आ गया, उन्होंने टिकट दिए या किसी ने बाहर से टिकट दिए, किस तरह से ये मैनेज हुआ। तो जेल में रहते हुए तो उन्होंने सिर्फ डिपेंड करना है वो जो एक कमेटी बनाई हुई है उस पर, और वो कमेटी क्या किरदार अदा करती है, कितनी कॉम्प्रोमाइज है, वो मैं उस पर जिक्र नहीं करना चाहता, और उन्हीं को पता होगा। बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब, सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी वेलकम बैक जी। और जैसे कि मैंने कहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए, बड़ी फ़ख्र की बात भी और
एक प्राउड मोमेंट बतौर नेशन भी है कि पाकिस्तानी तारीख का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो चुका है और अभी कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और जहां पर अपनी मंजिल है वहां पर पहुंचेगा, वहां से कुछ मवाद भी इकट्ठा करके लाएगा। ये शायद दुनिया के लिए भी और चांद से आने वाले मवाद में एक नई तारीख रकम होगी। और कैसे होगा, क्या होगा, कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता है, इस पर तो बात करेंगे। सैटेलाइट मिशन 50 से ज़ायद दिन पर मुश्तमिल है। ये चांद पर जो पाकिस्तानी सैटेलाइट गया वो iCube कमर है और iCube कमर जो है वो पाकिस्तान और चाइना का मुश्तरका है। सुपार्को पाकिस्तान का बड़ा मारूफ और बड़ा मुस्तनद इदारा सुपार्को ने, और जो डेवलपमेंट चीन और सुपार्को ने मिलकर की है, इसमें पाकिस्तान की कामयाबी किस हद तक है, पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी में कहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान स्पेस साइंस पर अब कितनी तरक्कियों के दीगर मनाजिल हैं या दीगर मराहिल हैं जो कामयाबी से तय कर सकता है। ये शायद पहला बड़ा कदम होगा पाकिस्तान के लिए और उम्मीद की एक किरण भी जागी है कि पाकिस्तान में भी स्पेस साइंस पर काम बड़ी तेज़ी से हो रहा है। iCube कमर किस तरह से चीनी खलाई मिशन का हिस्सा बनेगा, इस पर भी बात करेंगे। फिर राम संगे मील पहला सेटेलाइट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है चांद से, ये भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम मरहला होगा। डॉक्टर फजील महमूद साहब स्पेस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, चूँकि आप स्पेस साइंटिस्ट हैं, इस हवाले से अगर हम देखा जाए स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में ये शायद पाकिस्तान की तारीख का शायद क्या यकीनी तौर पर ये सबसे बड़ा कदम होगा। कैसे देख रहे हैं इस कामयाबी को पाकिस्तान की, और अभी तो कामयाबी से जा रहा है अपने मदार की तरफ? जी थैंक यू। आई वुड से कि ये पहला कदम तो ज़रूर है। बड़ा या कामयाब कदम वक्त बताएगा, लेकिन इसमें इस चीज़ को हमें थोड़ा मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि प्राइमरीली ये चाइना का जो है वो लूनर मिशन है, जो वो चांद की जो फार साइड है, जो डार्क साइड है, उस पर वो लैंड करके तो वहाँ से वो सैंपल एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। जब ये इतने बड़े स्केल का मिशन लॉन्च करते हैं और उनके जो रोबोट्स वहाँ उतरेंगे, तो कुछ उन्होंने जो 7 स्मॉल सैटेलाइट्स थी उनको भी ऑफर किया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। तो हम उसको एक बहुत ही फंडामेंटल लेवल पर, छोटे लेवल पर जस्ट एक स्मॉल सैटेलाइट हमारा वो अपने इस रॉकेट के साथ लेके जा रहे हैं, जो कि चांद पे उतरेगी नहीं। चांद से उतरने से पहले ही वो ऑर्बिट में वो छोड़ देंगे उसको, और उस से कुछ जो भी अगर हमारा उसके साथ कोई राब्ता बरकरार रहा तो हम कुछ तस्वीर ले सकेंगे। इससे ज़्यादा इसमें हम कुछ साइंस अखज़ नहीं कर पाएंगे। ये जस्ट एक यूनिवर्सिटी का एक इनिशिएटिव था, ना कि हम नेशनल लेवल पर इसको कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी छोटी, चूँकि एक यूनिवर्सिटी है, तो वो इस तरह की स्मॉल सैटेलाइट्स पर बच्चों को ट्रेन करती है। छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हम डिज़ाइन करते हैं वहाँ पे। तो उसमें से एक ये एक्सपेरिमेंट है। इट्स नॉट अ नेशनल लेवल फुल स्केल सैटेलाइट मिशन जो कि चांद को एक्सप्लोर करेगा। फुल स्केल मिशन चाइना का अपना ही है, हमें उन्होंने साथ एक थोड़ा सा स्पेस दिया है। अच्छा चलें, आपने ठीक कहा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये हमारे लिए भी अच्छी चीज़ है कि हम इस तरह के मिशन का हिस्सा बन रहे हैं, और जाहिर है कि हम जिस स्टेप पे खड़े हैं इस मिशन के हिस्से के बाद हम उससे एक स्टेप आगे भी हो सकते हैं। तो कितना फ़ायदा साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से हम देख रहे हैं? जी, ये बहुत आपका क्रिटिकल और क्रूशियल क्वेश्चन है, और इस पर मैं पहले कुछ आर्टिकल्स में लिख भी चुका हूँ कि चूंकि चाइना स्पेस की एक पावर बन गया है रिसेंट डेकेड्स में, और पाकिस्तान चूंकि, और स्पेस के जो वेंचर्स होते हैं दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, उनको ऑन और ऑन शायद हम परफॉर्म ना कर पाएँ इवन कमिंग डेकेड्स में भी। तब तो जो हमारे लिए बेस्ट वे है टू स्टार्ट विद इज़ कि हम चाइना से जो उसके स्पेस मिशंस हैं उनको ज्वाइन करें, उनको कोलैबोरेट करें। इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो ये होता है कि अब जब स्पेस आप किसी इस मिशन का हिस्सा बनते हो, पार्ट बनते हो, तो जो उससे इंफॉर्मेशन आती है उससे आप क्या अखज़ करते हो? क्या आप आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि वो उससे यूज़फुल जो कह लें कि इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके चांद के बारे में, या किसी लेट्स से कल फ्यूचर में मार्स पे भी कोई मिशन जाते हैं चाइना के, तो उनके बारे में हम वहाँ से कोई नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या नहीं।
अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो प्लानिटरी या स्पेस साइंसेस हैं जो कि इस तरह की एक्सप्लोरेशंस कर सकती हैं, उस पे हमारे पास कोई इतनी मैन पावर भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना ही हमने इस पर कोई अपनी यूनिवर्सिटीज़ में और अपनी तहकीकी इदारों में इस चीज़ को कोई बहुत ज़्यादा अहमियत दी है। सो मतलब इट वुड बी मे बी थोड़ा सा आपके लिए सेटबैक हो, बट वी आर नॉट येट रेडी टू डू प्लानिटरी और स्पेस एक्सप्लोरेशंस एट ऑल। अच्छा, लेकिन उसकी रीज़न क्या है? हम इतने अरसे से इस पे काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इसकी रीज़न क्या है? क्या हम अभी तक इतने तैयार, लेकिन चलें एक अच्छी चीज़ हमने स्टार्ट तो की, आज नहीं तो आज से कुछ अरसे के बाद हम शायद इसके लिए तैयारी अपनी और बेहतर देखें, लेकिन अब तक हम इसके लिए इतना तैयार क्यों नहीं हुए? क्योंकि इस खित्ते में तो इस पर बहुत काम हो रहा है, रशिया भी कर रहा है, चाइना जी भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है। जी, ये बहुत क्रूशियल है। भारत में या इंडिया ने एक पूरी जो कम्युनिटी है साइंटिस्ट की, ज़ाहिर है पहले आप आई थिंक इंडिया इसलिए लीड ले गया कि आल्दो स्पार्को हमने 60s में स्टार्ट किया, डॉक्टर अब्दुल सलाम का इनिशिएटिव था, लेकिन समहाउ वी लॉस्ट द पाथ, वी लॉस्ट द वे। और एट दैट टाइम इंडिया आल्दो स्टार्टेड लेटर ऑन, बट उनकी यूनिवर्सिटीज़ में इस फील्ड में काफ़ी लोग हैं जो काम करते हैं। कुछ इन्वायरमेंट भी उसका ऐसा है कि वहाँ पर लोगों ने लर्न किया, फिर जो बाहर से भी वापस आते हैं वो स्टे करते हैं। और इस फील्ड जो जो स्पेस है वो उनकी एक कह लें कि एक प्राइम फोकस रहा है लास्ट डेकेड्स में, और उसका रिजल्ट वो अभी कुछ कह लें कि लास्ट डेकेड से आना शुरू हुआ है। इससे पहले इट वाज जस्ट साइंस रिसर्च जो कि वो बेसिक लेवल पर कर रहे थे, जिसको अल्टीमेटली उन्होंने टेस्ट किया है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में एक आध यूनिवर्सिटी में स्पेस साइंस डिपार्टमेंट है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में था, जिसका मैं भी मेंबर रहा हूँ। एंड आई विल टेल यू अ वेरी सॉरो स्टोरी कि व्हेन इट स्टार्टेड दिस डिपार्टमेंट देयर वर लाइक 16 people who joined it who are graduate from US and Europe universities. Out of those 16, 14 left before I left, so I was the 15th one. Now there is only one जो कि उस टाइम का है, बाद में कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है, बट आई मस्ट से कि यू कैन जस्ट इमेजिन कि जहाँ पर इतना बड़ा पूल और इतनी जल्दी फिर वो एवेपोरेट भी हो जाए। तो हमने स्टार्ट को थोड़ा बहुत वहाँ पर लिया स्पेस साइंसेस पर, बट हम रिटेन नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। ये बताएं इस पर रिसर्च का कितना काम हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है? हम अब चलें, मैं इससे ज़रा पॉजिटिव साइंस ले सकता हूँ कि पाकिस्तान ने कम से कम स्टार्टअप किया है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम उस हिस्से मिशन का हिस्सा बने हैं। बेशक हम उसका एक हिस्सा हैं, एक हिस्सा चाइना है, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन आएगी, इन्फॉर्मेशन ज़ाहिर शेयर होगी। इन्फॉर्मेशन साइंस की तो शेयर होती ही होती है। इस इन्फॉर्मेशन शेयरिंग से रिसर्च और आगे बढ़ने के मौके कितने मिलेंगे पाकिस्तान में? जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान में लूनर साइंस या चांद की साइंस या किसी भी प्लेनेट की साइंस करने वाला एक भी आदमी इस वक्त नहीं है। सो आई एम वेरी आई मीन इट्स सैड कि हम अगर कुछ वहाँ से आता है तो भी उससे हम कुछ ज़्यादा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। हाँ, पॉजिटिव साइड की अगर बात करते हैं तो उसमें जो सैटेलाइट जिन लोगों ने बनाई है, उसको वो उसकी टेक्नोलॉजी के एंड पर वो टेस्ट कर सकते हैं कि जो उसके गोल्स थे क्या वो अचीव हुए हैं, अगर नहीं हुए तो उसमें क्या फेलियर हुई, और जब हम नेक्स्ट टाइम किसी ऐसे मिशन का पार्ट बनते हैं तो वो रेक्टिफाई कर सकें वो चीज़ें जो इस मिशन में हमें सक्सेस नहीं हुई। अच्छा, सो इसके दैट डिज़ाइन के हवाले से आईक्यूब कमर की बात करूं तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पर चीन और सुपार्को ने मिलकर काम किया है। डिज़ाइन मेनली आईएसटी में ही हुआ है, और इसमें कुछ लोग जो थे आईएसटी के देवर इन्वॉल्व, आल्दो आईएसटी और स्पार्को समहाउ लिंक्ड ही हैं एक दूसरे की। आईएसटी इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन टू स्पार्को, बट अगर हम स्पार्को को बीच में लाते हैं तो स्पार्को इज अ फुल स्केल नेशनल एजेंसी हैविंग आई डोंट नो बिलियंस का जो उसका बजट होगा, सो दे शुड बी एबल टू लॉन्च full scale missions rather than these small CubeSats. These are only meant for small institutions and universities to ताकि students train हो सके। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत सारे मिशन की दुनिया में जाते हैं तो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर करते हैं कि आप भी अपना कुछ टेस्ट कर लें, ताकि इट्स अ पे बैक थिंग कि हम यूनिवर्सिटीज़ में चीज़ें लाएंगे तो ही तो कल वो जनरेशंस ग्रो करेंगी इस तरह। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर कितना काम हो रहा है दुनिया में? हमें इस पर कितने काम की और ज़रूरत है? देखिए, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा एक तरह के कह लें कि आप
90s से ऑनवर्ड्स हमारे ये जो सॉरी नासा और रशिया के जो मिशंस थे, दे वर दी वन जो कि डिफरेंट जो हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्जेक्ट्स हैं, मार्स है, जुपिटर है, उन पर उनकी तरफ भेजे गए। फिर बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, चाइनीज़ एजेंसी है जिसने कैचअप किया, जापान है जो कि इस तरह के मिशन भेजता है। इंडिया ने मून पे लैंड भी किया और मार्स पे भी उसका मिशन गया। तो इस तरह की स्पेस एक्सप्लोरेशंस तो बहुत तेज़ी के साथ और बहुत इफ़ेक्टिवली जारी हैं, और इस वक्त भी काफ़ी मिशन जो हैं वो अंडर पाइपलाइन हैं, जो यूरोप और अमेरिका और जो भी एडवांस कंट्रीज़ हैं वो कर रहे हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि हमारे पास मिशंस को लॉन्च करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। हम मिशंस खुद लॉन्च नहीं कर सकते, हमें रिलाई करना पड़ेगा। अगर कोई छोटी मोटी सैटेलाइट हम बनाते भी हैं तो फिर हमें स्पेस ढूंढनी पड़ेगी, और उसमें जाके वो सॉरी किसी रॉकेट में जो किसी दूसरे कंट्री का होगा, लेट से चाइना का, तो वहाँ पर जाके उसको रिक्वेस्ट करके तो वो हमें साथ ले जा सकता है। बट अभी बहुत कुछ करना बाकी है कि हमें हमें सेल्फ रिलायंस लेनी चाहिए, हम अपने रॉकेट्स अपने मिशंस खुद लॉन्च कर सकें। दीगर प्लैनेट से जब कुछ मवाद इकट्ठा किया जाता है, चाहे वो सॉलिड की शक्ल में हो या फिर जहाँ पर अवेलेबिलिटी हो किसी भी किस्म की लिक्विड की या मिनरल की, तो उस पर क्या काम किया जाता है डॉक्टर साहब? देखें, ये प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर ऑन प्लैनेट, ये सारे एक ही गैस का गोला था जिससे ये तख्लीक हुए, ठीक। और उसका जो मरकज था वो सूरज बना, और बाकी सारे प्लैनेट्स और मून और रॉक्स रह गई जो पीछे उन वो पूरे सोलर सिस्टम में मुख्तलिफ वेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसका जो मकसद है वो बुनियादी तौर पर साइंस और ये जो हमारा सियारा बना और वो कैसे इवॉल्व कर रहा है और उसका फ्यूचर क्या है, दूसरे सियारों से सीखना है कि उनके साथ क्या हुआ। मे बी वहाँ पर भी कल आज से कुछ मिलियन ईयर्स पहले पानी हुआ हो और किसी एक्टिविटी की वजह से वो एवेपोरेट नहीं हो गया हो। क्या वहाँ बायोलॉजिकल लाइफ है, क्या उनकी साख्त और हमारे जो प्लेनेट है उसकी साख्त से मिलती है, और अगर डिफरेंट है तो क्या चीज़ डिफरेंट है। और इससे फिर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कि फ्यूचर में हमारा प्लेनेट आज से मतलब हज़ारों साल बाद या लाखों साल बाद कहाँ पर होगा, उसकी क्या सिचुएशन होगी, और पास्ट में वो कहाँ पर था। छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर मामला हैं उस पर भी बात करें। आम आदमी से रिलेटेड अगर बात करूं कि करीब समझा जाता है इसलिए ज़्यादा मिशन लॉन्च करना आसान होता है। जी, चांद पर सबसे आसान है मिशन लॉन्च करना, ये सबसे करीब है हमारे, और अर्थ को ऑर्बिट भी करता है। बाकी मिशन हमें ऑर्बिट नहीं करते, वो सन को ऑर्बिट करते हैं, सॉरी बाकी प्लैनेट्स या ऑब्जेक्ट्स, और दे आर क्वाइट चैलेंजिंग। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि चांद मून इज़ द फर्स्ट स्टेप, और देन यू मूव ऑन फ्रॉम देयर। अच्छा डॉक्टर साहब, साइंस किस हद तक तरक्की कर गई है? स्पेस साइंस की बात कर रहा हूँ, जो नए प्लैनेट्स या गैलेक्सीज की हम बात सुनते हैं या करते हैं, किस हद तक तरक्की कर चुकी है साइंस? क्या वहाँ तक पहुँच हो चुकी है इंसान की? क्या सूरज के हवाले से मज़ीद को नई डेवलपमेंट पर कोई काम हो चुका है, या जो सैयारे इस मदार में हमें आसान नज़र आते थे या जो हम अपनी किताबों में पढ़ते थे, उन सैयारों तक रीच अब आसान हो चुकी है? देखें, अनफॉर्चुनेटली ये जो कायनात है, ये फॉर्चुनेटली कहना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी आप सेंस में कह लें, लर्निंग के सेंस में थोड़ी हम अनफॉर्चुनेट है कि इतनी वसी है कि इसमें इस पूरी को ट्रैवल करके अंडरस्टैंड करना इम्पॉसिबल है। बट साइंस चूँकि स्पेस को अंडरस्टैंड करने के लिए दो तरीके इख्तियार किए जाते हैं। एक तो कि जो करीब तरीन ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर तो मिशन भेज के सैंपल्स कलेक्ट करके लाए जाएँ। दूसरे हैं जदीद तरीन पावरफुल टेलीस्कोप्स के थ्रू जो वहाँ से रोशनी हमारे पास आ रही है। रोशनी को हमने पिछले 300-400 सालों में इंसान ने बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, और जहाँ से वो पैदा होती है और जिस जगह से वो गुजरती है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर कोड हो चुकी होती है। उस कोडिंग को हम डिकोड करके इस कायनात के राज, कायनात की वुसअत, कायनात के साथ का माजी कैसा था, हाल में क्या चल रहा है, और ये कब बनी और कब फना होगी, और हर चीज़ जो है उसको हम बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, जो कि आम तौर पे आप देखते होंगे या तो मूवीज़ का हिस्सा होता है या फिर सोशल मीडिया पर क़यास आराइयाँ होती हैं, क्या किसी किस्म की कोई लिविंग थिंग या इस तरह के कोई आसार किसी भी प्लैनेट पर, बशमुल चांद ले लें, किसी भी प्लैनेट पर कभी ऐसा हुआ कि नासा समेत किसी बड़े इदारे को ऐसी कोई चीज़ दिखाई दी? अब तो वो इतनी बड़ी टेलीस्कोप भी है। जी, अभी तक तो ऐसा मुमकिन नहीं है।
पूरे वेल प्लान हैं, स्टडीज़ हो रही हैं, जिसमें से एक सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस है, जिसके थ्रू आइडिया मतलब ट्राई की जाती है कि कोई अगर हमारे जैसी इंटेलिजेंट स्पीशीज़ इस कायनात में मौजूद है तो शायद उसके पास टेक्नोलॉजी अगर है तो वो हमसे रब्ता करने के लिए कोई सिग्नल भेजे, और अगर उन सिग्नल्स में कोई रिदम है, कोई उनमें कुछ पीरियोडिसिटी है, तो वो उसका हिंट हो सकते हैं। लिविंग चीज़ को देखना असल में, जैसे मैंने पहले कहा कि कायनात इतनी वसी है, जो हमारे करीब तरीन सितारा है उसमें भी अगर प्लैनेट्स हैं, उसमें भी प्लैनेट्स हैं, और अगर वहाँ पर भी लाइफ हो तो वहाँ से रोशनी सिर्फ यहाँ आने में 4 साल लगाती है। तो इतनी वसी कायनात में और इतने दूर वाले डिस्टेंसेस पर किसी चीज़ को देखना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसीलिए थोड़ा बहुत जो हमारे प्लैनेट्स अपने सिस्टम का हिस्सा है उसमें मिशन भेजे जाते हैं कि वहाँ पर कोई बायोलॉजिकल लाइफ, कोई बैक्टीरियल लाइफ का हिंट मिल जाए, कि मतलब कहीं अभी तक तो बैक्टीरियल लाइफ या बायोलॉजिकल लाइफ किसी भी सेंस में डिस्कवर नहीं हो सकी है। मार्स पर भी नहीं हुई? जी, मार्स पे भी नहीं हुई बायोलॉजिकल लाइफ। ठीक है, मार्स के लिए मिशन इतने ज़्यादा तैयार क्यों किए जाते हैं? देखिए, हमारे जो नेक्स्ट प्लेनेट है, मून को अगर छोड़ दें, वो तो हमारी सैटेलाइट है एक तरह की, हमें ऑर्बिट करता है। तो जो नेक्स्ट प्लेनेट हमारे करीब तरीन है वो, और जो सॉलिड फॉर्म में भी है, रॉकी फॉर्म में भी है, वो मार्स है। इसलिए वहाँ पर जब हम लैंड करते हैं तो हर चीज़, मतलब चूंकि हम रॉकी सिस्टम्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि वहाँ पर कैसी चीज़ें चलती हैं, तो इस तरह के रोवर बनाए जाते हैं जो वहाँ पर लॉन्च हो सकें। जो बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे जुपिटर है या और, दे आर गैशियस जॉइंट्स, बहुत बड़े गैस के गोले हैं। वहाँ पर आप लैंड कैसे करेंगे? जब आपका मिशन वहाँ उतरेगा तो वो गैस के अंदर कहीं गुम होता जाएगा, और वहाँ से फिर कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एस्ट्रोनॉट्स हमारे यहाँ तैयार करने के लिए क्या काम है जो तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए? एस्ट्रोनॉट्स तैयार करने से पहले का स्टेप है कि आप स्पेस में उसको भेजोगे कहाँ पर। देखें, 2-3 चीज़ें हैं स्पेस में जहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो मेन जो कलीदी रोल है वो यूएस का है, रशिया का है, और फिर जापान या यूरोपीय यूनियन का है। और दूसरा, चाइना ने अपना जो है वो एक स्पेस टोटली इंडिपेंडेंट, आप कह लें कि स्पेस में अपनी प्रेजेंस शो की है, स्पेस स्टेशन बनाया है। और वहाँ पर जाके उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो हम आई वाज पार्ट ऑफ थिंग्स व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान। हम तो पूछा ये जाता है कि करना क्या है, क्योंकि जब हालांकि रिवर्स होता है कि पहले आपके पास एक कम्युनिटी थी, वो आपको बताती है कि हम ये करना चाह रहे हैं, इसलिए हम फलां चीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो जब तक हम रिसोर्सेज और मैन पावर नहीं डेवलप करेंगे, अगर चाइना हमें ऑफर भी करता है कि अच्छा जी ये चीज़ आप करेंगे, हम ये करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास वो मैन पावर नहीं होती जो उसकी उस बात को पहले तो परसीव कर सके कि वो क्या क्या रहा है, और अगर होती है तो वो फिर उसका पार्ट बनने के लिए आपको उस लेवल या उसके करीब करीब का नॉलेज चाहिए होता है। तो हम अभी नॉलेज लेवल पर ही, इस लेवल पर मतलब हम ज़्यादा डेवलप नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो उसके बाद हम एस्ट्रोनॉट्स का सोचे, प्रैक्टिकल लेवल। एस्ट्रोनॉट्स का तो बाद में सोचना चाहिए। सही है। अच्छा, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, ये स्पेस साइंस की दो वो काम है जो आज तक हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, इसमें कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। यानी अगर हम रॉकेट साइंस से लेके स्पेस पे उतरने की बात करें तो पहले आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, फिर डेवलपमेंट करके एक टेक्निकल अमल से गुजर के तो एक अमल दिखाना पड़ता है। तो एक तो रिसर्च है, किताबें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, थ्योरी से निकल कर और प्रैक्टिकल इस तक जाने के लिए कितने सालों के सफ़र को इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए कम किया जा सकता है, इसका ड्यूरेशन? देखिए जी, स्पेस एक्सप्लोरेशन से इस तरह के जो बड़े एंडेवर्स होते हैं, इसमें डेकेड्स लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है, ह्यूमन रिसोर्सेज पर भी और टेक्नोलॉजी पर भी। और फिर आप इसका रिजल्ट जो है वो कुछ डेकेड्स के बाद देखना शुरू कर देते हैं। और इसमें इतनी ब्रांचेस आपस में मिक्स होके एक सक्सेसफुल जब मिशन है, उसमें साइंस और इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंसेस, इन सब की एक, आप कह लें कि एक पूरा कॉम्बिनेशन है जो 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 अल्टीमेटली आपको एक सक्सेसफुल मिशन का रिजल्ट देता है। तो इन सब साइंस, इन सब डोमेन में पैरेलल काम भी फिर एक वेल डायरेक्टेड सेंस में कि हम ये चीज़ अचीव करना चाहते हैं, वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए हमें कि हम करना क्या चाहते हैं और कब तक ये चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जो कि हमें वाज़ह तौर पर अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। यूएफओस क्या ये एक मिथ है?
यूएफओ से मुराद है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। सो द अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स तो हो सकते हैं, कुछ स्पेस रॉक्स हो सकती हैं, कुछ हमारे जो सैटेलाइट्स गई हैं उनका जंक मटेरियल वापस ऑर्बिट में आ गया तो वो कुछ दिख गया इस तरह का। बट लिविंग सेंस में या कोई इंटेलिजेंट या कोई एक्सटर्नल जो उसका सोर्स है, दैट इज सो फार जो है उसके कोई आप कह लें क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। और गैलेक्सीज, इनका स्पेस साइंस या स्पेस रिसर्च में क्या रोल है? देखिए, गैलेक्सीज जो हमारी फंडामेंटल लेवल पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि ये कोई भी जो लॉ है नेचर का वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने लॉज ऑफ नेचर को ही यूटिलाइज करके उनकी पहले तो आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप उनसे ही अपनी चीज़ें बनाते हैं। कोई कोई हम खुद से कोई लॉ या कोई कायनात का कोई रूल डिफाइन नहीं कर सकते। जो डिफाइन हो गए, रोशनी कैसे चलती है या ग्रेविटी कैसे चीज़ों को अट्रैक्ट ठीक है, करती कुदरत है, के डिफाइंड रोल्स हैं, ठीक है, कुदरत के रूल्स नहीं है, डिफाइंड रोल्स। लॉज हैं। ठीक है जी, तो वो इस तरह के जो बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें बड़े वाज़िया खुलकर सामने आते हैं, नजर आते हैं, बारीक बीनी के साथ आप उनको देख सकते हो। फिर उनसे जो निताज अखज़ की जाते हैं उनसे फिर हम अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करते हैं। और ये जो गैलेक्सीज में मुख्तलिफ कलर्स शो होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? देखें, गैलेक्सी स्टार्स का कॉम्बिनेशन है और स्टार्स की बहुत सारी टाइप होती हैं। और अगर कुछ गैलेक्सीज में यंग स्टार्स हों, जो नए नए स्टार्स बने हों, तो वो नॉर्मली ब्लू कलर्स के होते हैं। और वो गैलेक्सीज जिनमें स्टार्स ज़्यादा जो पुरानी हो चुकी हैं उनमें जो स्टार्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। और फिर गैस भी बहुत अबेंडेंट होती है, तो गैस मुख्तलिफ कलर्स में मीट करती है, स्टार मुख्तलिफ जो होते हैं वो मुख्तलिफ कलर्स में मीट करते हैं। फिर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो गैलेक्सी में पाए जाते हैं, वो उनके सेंटर में बहुत बड़े ब्लैक होल्स हैं और जब मैटर उन पर गिरता है तो वो आउटशाइन करते हैं। वो आउटशाइनिंग ग्लोइंग चीज़ भी आप हमें नज़र आती है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द गैलेक्सीज, जिसकी वजह से उनके डिफरेंट कलर्स हमें फील होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल एंड पे आपसे, ये जो इंडियन मिशन जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, एक चला गया लास्ट टाइम पे, फिर वो शायद गायब हो गया, सो गया, उठा नहीं। तो ऐसे मिशंस जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप इंडिया क्रिएट करता है, हम देखते हैं कि वो बड़ी कामयाबी से हमकिनार नहीं होते। देखें, जैसे मैंने कहा, देखें ग्लोबल लेवल पर भी अगर अभी अब ये जो मिशन लॉन्च हुआ है और जो इंडिया के लॉन्च हुए हैं उसको अगर आप चेक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि देयर इज़ अ रिकग्निशन जो इंडिया अचीव कर रहा है या मतलब किसी हद तक उसने किया है। एज ए सेड कि एटलीस्ट आप ये देख लें कि उनका मिशन चांद पर जाके उतरा है। मैं ऑनेस्ट हूँ आपके साथ, हम अगर आप ये मिशन लॉन्च करें, हमें पता ही नहीं है कि हमने रॉकेट को किधर छोड़ना है तो वो चांद पर पहुंचेगा। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस। तो फिर उनको अभी साइंटिफिकली ज़ाहिर है जिस लेवल पर नासा या यूरोपियन स्पेस एजेंसी या चाइनीज पहुंचे हैं उस तक नहीं पहुंचे, बट दे आर वेरी क्लोज टू इट। चलिए, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फजील महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पेस साइंटिस्ट थे। स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का तारीखी पहला स्पेस का मिशन, जिसका अगर डिज़ाइन की बात करूं, डेवलपमेंट की बात करूं, तो चाइना और सुपार्को ने मिलकर किया। आईक्यूब कबर तेज़ी से कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम दुआ गो हैं कि हमारा ये पहला मिशन है, हम इसका पार्ट ज़रूर हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अगर ये पार्ट हमारा कामयाब होता है तो हम इसकी फ्रंट लाइन पर काम करके तो ख़ुद मिशन लॉन्च करने की अहलियत भी रखते हैं। और ज़ाहिर है इतना बड़ा इदारा पाकिस्तान में मौजूद है, काम कर रहा है अपने मामलात की बेहतरी के लिए। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर दुनिया भर ने कई डेकेड्स लगा दिए हैं, कई टाइम लग चुका है, सालों लग चुके हैं और कामयाबी बहुत कम हासिल हुई है। तो हमारे लिए भी ये बड़ी बात है और ज़ाहिर है पहला कदम उठाया, पहला कदम उठाना ही मुश्किल होता है। बहुत शुक्रिया जी आपका भी नाज़रीन, फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।